सो जैसा कि आप सभी को पता है एनटीए ने सीयूटी यूजी के फॉर्म से रिलीज कर दिए हैं एंड ये फॉर्म्स है वो 26 मार्च तक आप सभी के लिए अवेलेबल रहेंगे। अब बहुत सारे बच्चों में ये चिंता आ गई है कि आखिर इस फॉर्म को हम किस तरीके से भरें कि हमारे फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं हो। सो बेसिकली दिस इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से अपने फॉर्म को भर पाओगे विदाउट डूइंग एनी एरर। सो दिस वीडियो इज ऑल द राइट वे टू फिल अप द फॉर्म ऑफ सीयूटी यूजी। फिर चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, लैपटॉप से भरना चाहते हो, फोन से भरना चाहते हो, इट इज नॉट मैटर। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द लैपटॉप स्क्रीन और ये जो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है उसको शुरू करते हैं। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि आप जब फॉर्म भरेंगे उससे पहले एक बार ये ट्यूटोरियल देख लें और जब फॉर्म भर रहे होंगे तो साइड में मोबाइल में या लैपटॉप में ना एक टैब में इस वीडियो को जरूर चला लेना, ताकि जैसे जैसे जो स्टेप्स मैं बताते चलूँगा आप वैसे वैसे उसको फिलअप करते जाना। नाउ कमिंग टू मी, आई एम सुधांशु, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ग्रीन लर्नर ह्यूमैनिटीज। नाउ कमिंग टू द लैपटॉप स्क्रीन। मैटर कि आपके पास फ़ोन है या लैपटॉप है, आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र पे और सर्च करना है CUET NTA। ठीक है, उसमें आपके पास ना बहुत सारे वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है जिसमें ना यूजी मेंशन्ड हो। देखो जैसे इसमें यूजी मेंशन्ड है और ये तो प्रॉपर NTA का वेबसाइट है, तो हम इस पे या इस पे किसी पे क्लिक करेंगे। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि इस वेबसाइट पर आपको जाना है। और जब आप उस वेबसाइट पर जाते हो तो फिर आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आता है 2024 क्लिक हेयर फॉर द रजिस्ट्रेशन और द लॉगिन। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है। अब ये हमारा पूरा एडमिशन पोर्टल आ गया। इसमें बाईं तरफ अगर आप देखोगे तो स्टेप्स मेंशन्ड हैं टू अप्लाई ऑनलाइन और दाईं तरफ आपसे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह पूछा जा रहा है। नाउ अभी तक आपने फॉर्म तो भरा नहीं है तो एप्लीकेशन नंबर आपके पास होगा नहीं, पासवर्ड वगैरह होगा नहीं, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। पहला जो स्टेप है दैट इज टू रजिस्टर। उसके बाद आप फॉर्म की डिटेल्स भरोगे, अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपके जो कोर्सेज हैं, फिर आपके क्राइटेरियाज मतलब जो कोटा वगैरह कैटेगरी, वो सारी चीज़ें आप भरोगे एंड देन फी पेमेंट होता है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू रजिस्टर आवरसेल्फ। NTA कहता है कि आप एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो उन्होंने लॉन्च की है उसको एक बार गो थ्रू कर ले, पढ़ ले और उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें। यकीन माने आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो पे बने रहें। मैंने NTA के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के आधार पे ही इस वीडियो को बनाया है, तो अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। वैसे आई वुड रिकमेंड कि मैंने कुछ वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया, CUET के क्राइटेरिया, सिलेबस के बारे में डिस्कशन है, उसको आप ज़रूर देख लें अगर आप बुलेटिन नहीं पढ़ते हैं तो। नाउ कमिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन, आप एक बार इसको भी देख सकते हो ऊपर तौर पे। बेसिकली एक ओवरव्यू है फॉर्म का, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। जब आपने पढ़ लिया उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड। आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस है टू स्टार्ट अप्लाइंग। पहले आप आधार नंबर के जरिए कर सकते हैं, डिजी लॉकर अकाउंट के जरिए कर सकते हैं, ABC ID के जरिए कर सकते हैं, पासपोर्ट के जरिए कर सकते हैं, पैन कार्ड के जरिए कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चों के पास आधार नंबर होगा। वी आर गोइंग टू मेक दिस वीडियो एज सिंपल एज वी कैन। सबसे पहले हम लोग आधार नंबर से लॉगिन करना शुरू करेंगे। अगर हम डिजी लॉकर ID से करेंगे तो भी वही प्रोसेस है। डिजी लॉकर नंबर आपसे पूछा जाएगा, पिन पूछा जाएगा, फिर वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा एंड फिर प्रोसीड करेंगे। आधार नंबर पे भी वही है, आधार नंबर आप डालोगे, जिस नंबर से वो आधार कार्ड लिंक है वहाँ पे OTP आएगा, आप वैलिडेट करोगे, फिर आप प्रोसीड करोगे। सो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डाल लूँ। One eternity later. नाउ यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, आपको यहाँ पे OTP इंटर करके वैलिडेट कर देना है। और कई बार ये भी हो सकता है कि OTP ना जाए, बहुत बार सर्वर में हैवी ट्रैफिक होता है तो कई बार OTP लेट से आता है। तो इस केस में मैं रिकमेंड करूँगा, एक तो पहले आप लेट से फॉर्म फिल करने का इरादा छोड़ दो, एज सुन एज पॉसिबल ट्राई टू फिल अप द फॉर्म बाय 2024। ठीक है, क्योंकि लास्ट में तो सर्वर और बिजी हो रहा था, उसमें OTP आने में बहुत वक्त लगता है। तो अगर OTP आने में टाइम लग रहा है, थोड़ा वक्त लेंगे, शाम वगैरह में फिर से रीअप्लाई करो। तो जब आपने आधार नंबर से लॉगिन कर लिया, अब क्या है आपका नाम ऑलरेडी मेंशन्ड हो जाएगा जो कि आधार नंबर से इसने उठा लिया। अगर आप डिजी लॉकर से करते हैं ना तो इसमें पापा का नाम या कुछ जो छोटी मोटी और भी डिटेल्स है वो भी आ जाती। तो यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे वही यूज़ करना है जो आपके 10th के मार्कशीट में है। आपके आधार कार्ड में हो सकता है आपके पापा के नाम की स्पेलिंग गलत हो या आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो, बट 10th के मार्कशीट में एकदम एक्यूरेट होती है, तो वो वाला आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने नाम लगा दिया। फिर डेट ऑफ बर्थ जो कि आधार कार्ड से लिया गया है तो वही है। मेल जेंडर है, अगर आपका फीमेल है तो फीमेल लगा देना। वैसे अगर आधार कार्ड से लेंगे तो ऑलरेडी आपका फीमेल आ जाएगा। फिर आपको नेशनलिटी यहाँ पे बतानी है, तो इफ़ यू आर इंडियन देन इंडियन, OCI है तो OCI, फॉरेन नेशनल हो तो फॉरेन नेशनल सेलेक्ट करोगे। फिर आपको एक आई कार्ड यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा जिसका आप यूज़ करेंगे आगे। तो यहाँ पे बैंक पासबुक है, 12th के एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, इलेक्शन कार्ड का ऑप्शन है,
तो यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, और आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। अगर आप इनमें से किसी और का यूज़ करते हो, जैसे पासबुक यूज़ करते हो तो अकाउंट नंबर डाल देना, एडमिट कार्ड यूज़ करते हो तो एडमिट कार्ड में या तो यूनिक आईडी होती है वो यूज़ कर लेना, या रोल नंबर यूज़ कर लेना, आसानी के लिए रोल नंबर ही यूज़ कर लेना। पैन कार्ड में भी एक आपके पास पैन आईडी होती है, उसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, आधार कार्ड है, तो आधार नंबर अगेन हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको ना एड्रेस बताना है, एक होता है आपका प्रेजेंट एड्रेस, एक होता है आपका परमानेंट एड्रेस। बहुत सारे लोग माइग्रेट करके कहीं और रहने चले जाते हैं, तो उनका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग होता है, और कई लोग वही रहते हैं जहाँ पे उन्होंने पैदाइश ली है और वही उनका परमानेंट एड्रेस भी है। तो आपको अपना एड्रेस कुछ इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको हाउस नंबर, मकान नंबर जो भी आपके पास है तो वो बताना है, या कुछ नाम होगा फलाना निवास, चलाना मेंशन, तो उसको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको मोहल्ले का नाम लिखना है, ठीक है। फिर आप अपना पोस्ट ऑफिस लिख देंगे, फिर आप अपना पुलिस स्टेशन लिख देंगे, ठीक है। फिर लोकेलिटी में आएंगे तो अगेन आप अपने मोहल्ले का जिक्र कर सकते हैं, अगर वार्ड है तो वार्ड का जिक्र कर देंगे, वार्ड नंबर फलाना ढिमकाना। सब लोकेलिटी आप छोड़ भी सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, इफ़ यू आर एन इंडियन, तो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट इंडिया, इंडिया। फिर हमारे पास स्टेट या यूटी, अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपको उस हिसाब से सेलेक्ट करना है, चूँकि मैं बिहार दरभंगा से हूँ तो मैंने उस हिसाब से सिलेक्शन की है। फिर आपको पिन कोड डालना है, ठीक है, दैट इज़ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। फिर आपको एक ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। याद रखें ये कोई टेम्पल का आईडी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एक जीमेल आईडी हो तो बेहतर है, क्योंकि इस पर फिर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आता है। आपको वापस इसे कंफर्म करना पड़ेगा। फिर बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, आपको अगेन कंफर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एनटीए ने बहुत कैप्चार्स डाले हैं, चीज़ों को कंफर्म करने को कहा है, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। तो इसीलिए आप ये मेक श्योर रहे कि आप कोई भी स्पेलिंग वगैरह गलती ना करें। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग लिखेंगे, इसको टिक नहीं करना है। और फिर वही फॉर्मेट रखेंगे, हाउस नंबर, देन मोहल्ला, और फिर वार्ड वगैरह है तो पोस्ट ऑफिस, पोस्ट पुलिस स्टेशन, उसके बाद कंट्री, स्टेट वगैरह जो भी है, ठीक है। एंड पिन कोड आपको डालना। उसके बाद आपका जो ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है उसका पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, और ऐसा होना चाहिए जो आपको याद रहे। तो आप इस पासवर्ड को जब जनरेट कर रहे हैं, जब टाइप कर रहे हैं, तो इसको आप कहीं और नहीं लिख लें, आप या तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं या किसी कॉपी पे लिख सकते हैं। इसमें एक कैपिटल डालना पड़ेगा, एक आपको नंबर डालना पड़ेगा, और एक अपर केस वो जो स्पेशल लेटर होता है @ वगैरह ये सब डालना पड़ेगा। फिर आपके सामने सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी, बहुत सारे सवाल है, बहुत सिंपल सवाल सेलेक्ट करना, क्योंकि आगे चल के कभी पासवर्ड रिकवर करना हो तो ये सवाल पूछे जाएंगे आपसे। सो यू शुड बी एबल टू आंसर देम। अब आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पे कैप्चा डालना है, उसके बाद सबमिट करेंगे, फिर ओटीपी आएगा उस मेल पे जो मेल अभी आपने मेंशन किया है। तो यहाँ पे चीज़ें सबमिट हो गई। अभी जो भी मैंने डिटेल्स यहाँ पे डाले हैं उसको मेरे सामने एक बार रिवाइज करने को एनटीए कह रहा है कि आप एक बार देख लो अपने नाम को, अपने पापा के नाम को, अपने एड्रेस को, अपने फ़ोन नंबर को, अपनी आईडी को, आईडी नंबर को, एंड देन जो है आप सेलेक्ट कर टिक करते जाओ जो भी चीज़ें आपने वेरीफाई कर ली। कैंडिडेट नेम आपने देख लिया सही है, फादर नेम आपने देख लिया सही है। एनटीए ने बहुत अच्छा ये कहते हैं ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपने सारा कुछ डाल दिया, फिर एक बार वेरीफाई कर लो जो भी आपने डाला है, रिवाइज कर लो। तो मदर नेम भी सही है, जेंडर भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है, मोबाइल नंबर भी सही है, ईमेल एड्रेस भी सही है, एड्रेस भी सही है। और एक चीज़ याद रखेंगे, जब आपने यहाँ पे आईडी मेंशन कर दी है तो उस आधार आईडी से हम कोई दूसरा फॉर्म नहीं भरा जा सकता, इसीलिए आपके डिटेल्स बहुत एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है। आप 2 बार 3 बार रिवाइज करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में अपन एग्री करते हैं, एंड आई वुड रिक्वेस्ट फॉर द ओटीपी, ठीक है। ओटीपी आएगा मेरे मेल पे, जो मेल अभी मैंने मेंशन किया है। तो जब आपने ओटीपी डाल के वैलिडेट किया तो एनटी ने आपको फिर से एक मेल भेजा जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर दिया गया था। अब आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू होगा, वापस से आप उसी पोर्टल पे आ गए, दाई तरफ आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखना है जो एनटीए ने आपको भेजा है मेल के जरिए, उसको डालेंगे, कॉपी पेस्ट कर लिया आप जिस मेल से। उसके बाद पासवर्ड आपको लिखना है, जो पासवर्ड आपने बनाया था वहाँ पे रजिस्टर करते वक्त, और फिर यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है एज ऑलवेज, और फिर यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना। तो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो ये आपका डैशबोर्ड खोल गया। इसमें क्या क्या है देखो, रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया है, एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक अधूरा है, और फी पेमेंट अभी तक आपने नहीं किया। तो एक एक करके एप्लीकेशन फॉर्म के अलग अलग चीज़ों को भरना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि क्लिक करने का ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। एप्लीकेशन फॉर्म में हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है, पर्सनल डिटेल भरना है, कोटा कैटेगरी वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें भरनी है। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पे क्या क्या डालना है, प्रीमाइसेस नंबर, नेम, जो भी आपके घर का एड्रेस है वो तो आपने डाला ही है, वो रजिस्ट्रेशन के वक्त जो डाला था वही है, एक बार देख लो वही है, नहीं तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो।
उसके बाद मोबाइल नंबर हमने चेक कर लिया, ईमेल एड्रेस चेंज नहीं हो सकता, उसको हमने चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी हमारा वही है, तो सेम एज परमानेंट एड्रेस। इसलिए मैंने कहा था कि रजिस्ट्रेशन के वक्त जो भी चीज़ें आप डालोगे कुछ कुछ चीज़ें इंटैक्ट रह जाएंगी, चेंज नहीं हो पाएगी, इसलिए बहुत केयरफुली बहुत एक्यूरेट चीज़ें डालो आप। तो जो कि सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट ऑलरेडी है, कुछ छूटा तो है नहीं इसमें से। कंट्री इंडिया, सब लोकेलिटी मैंने डाला ही नहीं था, यहाँ पे भी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद हमारा जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे आता है। तो ABC ID आपको डालना है, मैंडेटरी नहीं है, आपको पता भी नहीं ABC ID, तो इसको छोड़ देते हैं। जेंडर यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, डेट ऑफ बर्थ हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, नेशनलिटी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, कैटेगरी हमारे पास बतानी है। तो देखो जो भी कैटेगरी आप डालते हो उसका डॉक्यूमेंट आपको इसी में यहाँ पे आप देख रहे हो ना, अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में डालना पड़ेगा। तो अगर आप OBC डालते हो उसका डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा, EWS डालते हो तो उसका डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा। सो इसीलिए आप वही कैटेगरी डालो जिसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास अभी हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, प्लीज़ पहले डॉक्यूमेंट बनवा लो, ठीक है। एटलीस्ट उसकी जो अंडरटेकिंग है कि आपने अप्लाई कर दिया वो तो होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसके बाद ही इस फॉर्म को फिलअप करना है। ऐसा नहीं कि हमने OBC का डाल दिया, हमारे पास NCL सर्टिफिकेट ही नहीं है, हमारे पास EWS सर्टिफिकेट ही नहीं है, हमने जनरल EWS डाल दिया, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ऐसे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट तो नहीं होगा, आप सीधे जनरल कैटेगरी में आ जाओगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इवन तो आपने अगर आगे चल के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिए तब भी। उसके बाद डोमिसाइल आपको डालना है, आप अभी कहाँ पर रहते हो, दैट इज़ बिहार। डोमिसाइल बहुत ज़रूरी है, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वही डोमिसाइल डालना है, क्योंकि इसी की बेसिस पे आपको आगे सेंटर मिलेगा। तो अगर अभी दिल्ली में रहते हो, आप रहने वाले बिहार के हो बट दिल्ली में अभी रहते हो, तो आप दिल्ली डोमिसाइल के हो, डोमिसाइल में आप दिल्ली डालना, क्योंकि सेंटर फिर आपको दिल्ली के आसपास दिया जाएगा। आप PW कैंडिडेट हो, येस तो येस, नहीं तो नहीं। इसमें भी 2 कैटेगरी होती है, 40% ज़्यादा डिसेबिलिटी या कम डिसेबिलिटी, उस हिसाब से कोटा मिलता है। फादर की एजुकेशन क्या है, तो जहाँ तक पढ़े फादर वहाँ मेंशन कर देना। ऑक्यूपेशन क्या है तो आप उस हिसाब से मेंशन कर देना। मदर की क्या एजुकेशन है वो आप मेंशन कर देना। एंड देन एनुअल इनकम आपको बतानी है पेरेंट की, तो जो भी जेन्युइन एनुअल इनकम है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे CUT पूछ रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि क्या आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है और आप दोनों CUT के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, क्योंकि NTA नहीं चाहता कि आप किसी भी अनफेयर मीन्स का सहारा लेके इस एग्जाम को दो। तो आप दोनों की आइडेंटिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है, इसमें रिस्क बढ़ जाता है NTA की तरफ से। क्या आप डायबिटिक पेशेंट हैं, नहीं तो नहीं, येस तो येस, उस हिसाब से फिर NTA आपके सेंटर पर व्यवस्था करेगा। प्लेस ऑफ रेसिडेंट आपका कहाँ है, जैसे मैं बिहार के दरभंगा में रहता हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, तो मैं अर्बन डालूंगा। अगर दरभंगा के पेरीफेरी में ही मैं किसी गांव में रहता तो मैं रूरल डालता। अच्छा, इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है, अगर आप अर्बन रहते हो, शहर में रहते हो और आपने रूरल डाल दिया तो आपको सेंटर फिर ग्रामीण इलाकों में भेज देंगे। अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हो, आपने अर्बन डाल दिया तो फिर सेंटर आपको शहर में भेज देंगे। तो इस हिसाब से आपको जो आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस है वही आपको बताना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो आई वुड रिकमेंड यहाँ पे सेल्फ स्टडी डाल दो। फिर आपने जो अभी लास्टली 12th का एग्जाम दिया है वो किस मीडियम से दिया है, तो आप यहाँ पे चूंकि इंग्लिश मीडियम से मैं था तो इंग्लिश मीडियम डाल दिया, हिंदी से अगर आप होते हो तो हिंदी डाल दो। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं वो कि CUT आपको किस मीडियम में देना है, वो आगे आपसे पूछेंगे। ये जस्ट है कि आपने 12th का एग्जाम किस मीडियम में दिया है, जस्ट थोड़ी सी तहकीकात वो करना चाहते हैं। उसके बाद फिर हमने टर्म्स एंड कंडीशन देख ली, एक बार वापस से चीज़ें मिला ली और फिर आगे बढ़ते हैं। सेव एंड नेक्स्ट, हमारा जो पर्सनल डिटेल सेक्शन है वो हमने भर दिया। इसके बाद आपको कोटा कैटेगरी यहाँ पे बतानी है। डू यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन, अगर येस तो येस, नहीं तो नहीं। और अगर आप येस करते हो आपको BPL सर्टिफिकेट आगे चल के प्रोड्यूस करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा उसका। क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट हो, येस तो येस, नहीं तो नहीं। क्या आप डिफेंस पर्सनल या सर्विसमैन के लड़के या लड़की हो। आपके पास क्या NCC कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा में, चूँकि मेरे पास इसमें से कुछ भी नहीं है तो मैं सब में नो डालता हूँ। अगर आपके पास कुछ भी है प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास डॉक्यूमेंट हो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो एनी क्लेम यू आर मेकिंग इज थ्रू टाई। उसके बाद हमारे क्वालिफिकेशन डिटेल की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले 10th का डालेंगे, उसके बाद 12th का डालेंगे। तो 10th में वी आर पास, ऑब्वियसली अगर CUT दे रहे हैं तो 10th तो पास होंगी। ईयर ऑफ पासिंग किस साल आपने 10th पास किया है तो वो आपको मेंशन करना है। 10th एग्ज़ाम ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। क्वालिफाइंग क्या था, क्या आपने 10th बोर्ड से किया है या अदर सोर्सेज से किए हैं, बहुत सारे अलग टाइप के भी वो आते हैं सर्टिफिकेट जनरेशन मेथड्स। उसके बाद आपके पास प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या है, क्या आप अर्बन इलाके में रह के पढ़ाई करते थे या रूरल। उसका टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज, किस टाइप के स्कूल में आपने पढ़ाई की है। अगर आप गवर्नमेंट से पढ़े थे तो यहाँ पे गवर्नमेंट मेंशन कर देना। अगर आप प्राइवेट से पढ़े थे तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट मत करना, मोस्टली जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं दे आर प्राइवेट अनएडेड, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। अगर आप KV से पढ़े हो तो KV का भी ऑप्शन है, जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़े हो तो उसका भी ऑप्शन है। और अगर आप इन सब में से किसी अन्य सोर्सेज से पढ़े हो सकता है मदरसा हो या गुरुकुल वगैरह, तो आप यहाँ पे अदर्स डाल देना, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री कहाँ से अटेंड किया है, तो इंडिया से तो इंडिया ही डालेंगे, आउटसाइड इंडिया होता तो आउटसाइड इंडिया डालते हैं। स्टेट कौन सा था, मेरे लिए तो बिहार था, आप अपने हिसाब से डाल लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, मेरे लिए दरभंगा ही था। बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ पे आप अपने हिसाब से, जैसे अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन मत करना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, यही 12th में भी होता है।
CBSE में यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है CBSE इंटरनेशनल करके, इसको नहीं डालना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये डालना है। उसके नीचे छत्तीस बोर्ड भी है, तो ऐसा छत्तीसगढ़ बोर्ड मत डाल देना, ठीक है, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगी और फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। फिर स्कूल और कॉलेज का नाम, तो ये जो स्कूल का नाम है आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है, वही नाम आप डालेंगे, वही एड्रेस डालेंगे। उसका पिन कोड डाल देंगे, वो पिन कोड शायद एडमिट कार्ड पे मेंशन नहीं होता, आपको गूगल करना पड़ेगा। और फिर आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा, जो आपके 10th का रोल नंबर था। उसके बाद रिजल्ट मोड, क्या CGPA में आया था या परसेंटेज में आया था। तो अगर मेरे टाइम में तो CGPA में आया था, तो उस टाइम में 10 होता था, एंड लकीली आई गॉट 10। अगर आपका परसेंटेज होता तो आप परसेंटेज डालते हैं, और परसेंटेज में जो नॉर्मल केस होता है उसमें टोटल मार्क्स 500 होते हैं, और अगर आपको सपोज करते हैं 400 मिला है तो ऑलरेडी NTA ने अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया 80%। तो इस हिसाब से हमारा 10th का जो डिटेल है वो हमने फुलफिल कर लिया। 12th में आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप पास्ट हो सकते हैं या अपीयरिंग हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ यू विल बी अपीयरिंग, तो आप अपीयरिंग डालेंगे, पास्ट है तो पास डालेंगे। फिर पास में आपको रोल नंबर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्कशीट में आपके पास रोल नंबर मेंशन होता है, नंबर वगैरह भी बताना पड़ेगा। तो अगर आप अपीयरिंग है तो इस हिसाब से डालें। आप इसी साल अपीयरिंग में 2024 में ही। क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा, 12th और इक्विवेलेंट। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अगेन अर्बन, अगर आप शहर में रहते हैं तो, अगर ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो रूरल। टाइप ऑफ कॉलेज स्कूल मान लेते हैं प्राइवेट ही था। क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम कंट्री, बिहार मेरा स्टेट है, एंड देन अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अगेन दरभंगा मेरा डिस्ट्रिक्ट है। बोर्ड अगेन मेरा CBSE मान लेते हैं, अगर BSc भी मानते तो यहाँ पे BSc भी सेलेक्ट करते। उसके बाद आपको नाम डालना पड़ेगा कॉलेज का, स्कूल का, जहाँ से भी आप कर रहा हो, और आपको पिन कोड डालना पड़ेगा, प्लस आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा जो आपके एडमिट कार्ड पे। अभी आपके पास मार्कशीट नहीं होगी, बट आपके पास एडमिट कार्ड होगा। अगर आप यहाँ पे ना पास डालते तो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती है, आपको रोल नंबर भी डालना पड़ता है, फिर आपको मार्क्स भी डालना पड़ता है। तो जैसे आपने रोल नंबर डाल दिया, आपको मार्क्स डालना होगा यहाँ पे। चूँकि मेरे टाइम में अभी भी परसेंटेज में ही 12th का जो स्कोर है वो आता है, तो मैक्सिमम मार्क्स 500, और मान लेते हैं मुझे यहाँ भी 400 नंबर मिलते हैं, तो 80% मैंने 10th में 12th में भी स्कोर किया है। ओके, उसके बाद एक बार फिर से वापस मिला लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जब आप पास लिखते हो तो आपको ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि अपीयरिंग में तो 2024 ही होगा, बट पास तो आप किसी भी साल हो सकते हो। तो मान लेते हैं 2021 में हमने 12th पास किया है। उसके बाद आगे चलेंगे यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम। ये बहुत क्रूशियल सेक्शन है, मैं चाहता हूँ कि आप पूरे फोकस से इस सेक्शन को देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्म को भरने से पहले आप रजिस्ट्रेशन करके रख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है ना, एक तहकीकात करना। मैं भी अपने इंडिसेबिलिटीज़ के बच्चों के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ ये बताने की कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर है, कौन सा यूनिवर्सिटी बेहतर होगा। आप क्या करना है, जो भी कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, जो भी यूनिवर्सिटी, जैसे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है, तो इससे रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं और जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनको यहाँ पे आप लिख लो, और उन सबको यहाँ पे डालो। ऐसा नहीं कि सर मैं दिल्ली से हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं दिल्ली में ही रहूँ, इसीलिए आई वुड सेलेक्ट ओनली जामिया एंड DU। दिक्कत तब होगी बेटा जब आपका नंबर आएगा और कट ऑफ में आप 2-3 नंबर से छूटोगे, तो आपको लगेगा कि काश यहाँ पे ना और भी ऑप्शंस बड़े होते हैं। BR अम्बेडकर भी डाल दिया होता है, साउथ में भी डाल दिया होता है, ये BHU का भी डाला होता, शायद जनरल टेस्ट देता तो थोड़ा सा जो है वो सुकून मिल जाता, ठीक है, वहाँ पे भी हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव होता। तो वो आप तब नहीं कर सकते, वो पछतावा ही उसके बाद रह जाएगा। तो यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे डालो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट है, घासीदास वासीदास जितना भी सब डाल दो, क्योंकि पैसा तो लग नहीं रहा है आपको। फॉर्म के 1000 रुपये लगेंगे, और फिर जो 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आप डालोगे उसके अलग अलग से 400-400 रुपये लगते हैं। तो मैक्स टू मैक्स अगर आप जाओगे 6 सब्जेक्ट लेते हो तो आपके 2200 रुपये लगते हैं। 2200 रुपये में आप जितनी भी यूनिवर्सिटी में चाहो अप्लाई कर सकते हो, जितने भी कोर्सेज में चाहो अप्लाई कर सकते हो। तो एक एक करके सारों को यहाँ पे ऐड करना है। जैसे मान लो मैंने एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया फॉर एग्जाम्पल, उसमें BBA डाला, एक कोर्स मेरा हो गया। इसके बाद फिर मैं ऐड करूँगा दूसरे कोर्स को। ये मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश से करता हूँ, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। सारे डाल दो, ऑप्शंस अपने सारे रखो तैयार, ताकि कल को अगर कट ऑफ में थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स रहें टू लुक आउट फॉर। तो इस हिसाब से आपको चीज़ें ऐड करते जानी है। पैसा आपको उतना ही लगेगा। हाँ, अब बच्चे बोलेंगे क्या सर हमने सब में अप्लाई कर दिया तो सब में एडमिशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, काउंसलिंग का जो पोर्टल आता है उसमें फिर सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना डिफरेंट पोर्टल खोलेंगी। आंध्रा यूनिवर्सिटी अपना अलग खोलेगी, DU अपना अलग खोलेगी। तो आपको फिर क्या करना है, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है जिनमें आप जाना चाहते हो, जिनमें और आपका जो स्कोर है वो उस हिसाब से लग रहा है कि मेरा इसमें एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारा मेंशन कर दो, ठीक है, और फिर काउंसलिंग में उस अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म डाल देना। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया।
यहाँ पे तो चूंकि मैंने 2 डाला, आप बहुत ज़्यादा डाला, जो भी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, सबको यहाँ पे डाल दो। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन में एग्री करके फिर आगे बढ़ना है, और यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट का ऑप्शन है, मैक्सिमम आप 6 ही सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें से लैंग्वेज भी आता है, एक जनरल टेस्ट भी होगा, और फिर डोमेन भी होगा। तो लैंग्वेज की अगर बात करें तो 2 से ज़्यादा लैंग्वेज सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। कई बच्चे कहेंगे सर इंग्लिश चूज़ करें, हिंदी चूज़ करें, मैं ये सारे रिकमेंड करूँगा। खास करके जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, उन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाई की है, तो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों डालें। जैसे एक लैंग्वेज इंग्लिश डाल दें और एक लैंग्वेज हिंदी डाल दें। इससे फ़ायदा ये होगा, उन्होंने चूँकि इंग्लिश हिंदी दोनों डाला है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी में हिंदी के ज़रिए एडमिशन होगा एज अ लैंग्वेज विद डोमेन और विद जनरल टेस्ट, उनमें उनकी दावेदारी बढ़ जाएगी। क्योंकि क्या है ना, हिंदी का पेपर आसान आता है, उसमें स्कोर आपका इन एनी डे ऑन एनी डे उसमें इंग्लिश से ज़्यादा बढ़िया आपका स्कोर आने वाला है। तो इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इवन डीयू में भी जो कहता है कि 12th में आपने जिस लैंग्वेज को पढ़ा है उसी को डालो, वो भी कहेगा ठीक है आपने 12th में हिंदी पढ़ा है तो हिंदी के स्कोर से ले लेते हैं। चलो जिन बच्चों ने हिंदी नहीं पढ़ा है 12th में, वो क्या करें, अगर वो BHU के लिए पढ़ना चाहते हैं या किसी अन्य यूनिवर्सिटी के लिए जहाँ पे केवल लैंग्वेज ही उन्होंने लिखा है, कोई सा भी लैंग्वेज ले लो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो 18 लैंग्वेजेस में से मेंशन होना चाहिए, 18 या 12 जो भी है। तो उस केस में अगर आप हिंदी लेते हो, इसमें अच्छा स्कोर लाते हो, तो फिर आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। डोमेन में लगभग सभी को सेम ही मार्क्स आते हैं जिसने अच्छी से तैयारी की है, बट लैंग्वेज और GT, जहाँ पे GT के स्कोर की वैलिडेशन है, ये दोनों एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। तो चूँकि इंग्लिश के मीडियम का पेपर तो इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी की मीडियम का हिंदी लैंग्वेज का पेपर तो हिंदी मीडियम में ही आएगा। उसके बाद आपको अपने हिसाब से मीडियम सेलेक्ट करना। अब आपको डोमेन सेलेक्ट करना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डोमेन सेलेक्ट करूँगा हिस्ट्री। इसमें चूँकि मैं इंग्लिश मीडियम से था तो इंग्लिश डाल दूंगा, ठीक है। जिस मीडियम से आपने पढ़ाई की वो डाल दो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। फिर एक आ गया ज्योग्राफी में भी मैंने इंग्लिश से पढ़ाई की तो इंग्लिश डाल देंगे, हिंदी से अगर पढ़ाई की होती तो हिंदी डाल देते हैं। यहाँ पे मीडियम बहुत सारे हैं, उर्दू में भी आप कर सकते हो, कन्नड़, मलयाली, जितने में भी जिस भी मीडियम में आपने पढ़ाई की है, यू कैन डू दैट। और इसमें बच्चे कहते हैं कि सर DU के लिए आपने कहा था कि एक एडिशनल पेपर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। जैसे मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी, चूँकि ये दोनों मैंने 12th में था, तो ये दोनों डाला। और मेरे पास इकोनॉमिक्स भी था, बट मैंने वो नहीं डाला, मेरे पास एक लीगल स्टडीज़ भी था, वो एडिशनल पेपर है। और DU ने कहा है कि आप 2 सीरियस पेपर और एक एडिशनल पेपर, जिसको कि B2 में मैंशनड है, चाहे वो म्यूज़िक हो गया, फाइन आर्ट हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, लीगल स्टडीज़ हो गया, इसको आप डाल सकते हो। तो आप डालो इसको, क्योंकि इसकी तैयारी आसान है, इसमें नंबर भी उठाने बहुत आसान। तो इसका भी मीडियम अपन इंग्लिश रखेंगे। तो 2 आपको सीरियस सब्जेक्ट रखने, एक आप एडिशनल रख सकते हो। अगर आपके पास एडिशनल नहीं है तब तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये भी सब्जेक्ट आपके 12th में होना चाहिए बाय द वे। उसके बाद छठा सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चे छोड़ देंगे, बट आई वुड रिकमेंड कि आप जनरल टेस्ट में ही डालो। GT आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल कर देगा। भर दो, थोड़ी बहुत भी तैयारी रहेगी, एग्जाम देने चले जाना। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी GT को डालेंगे ही नहीं, तो पहला कंपटीशन तो वहीं पे छड़ गया। फिर बहुत सारे बच्चे डर के मारे GT का एग्जाम देने जाएंगे नहीं, दूसरा कंपटीशन वहीं पे छड़ गया। तो बहुत सारे बच्चे फिल्टर हो जाते हैं एग्जाम सेंटर तक पहुँचते। तो आप सोचो, अगर आपने GT में थोड़ा बहुत भी स्कोर कर लिया तो आपके चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। और स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल एंड यू आर अप्लाइंग फॉर BHU, प्लीज़ मेक श्योर, BHU एंड DU, प्लीज मेक श्योर कि आप GT ज़रूर लें, उसमें डालो। क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत कॉलेजेस हैं BHU में, और GT में ठीक ठाक उनका स्कोर है तो भी उनका एडमिशन हो जाएगा BHU में। सो दे शुड कंसिडर अप्लाइंग फॉर GT। उसके बाद अगेन आपने सब कुछ देख लिया, आपको एग्री कर लेना है, एंड देन फिर सेव एंड नेक्स्ट करके एग्जाम सेंटर डिटेल मैंने कहा था डोमिसाइल वही डाला जहाँ पे आप अभी रहते हो। तो बिहार में चूँकि मैं रहता हूँ, 4 मेरे पास ऑप्शन है, तो 4 मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि जो भी मेरे आसपास का शहर है वहीं पे। अच्छा, CUT ने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो सेंटर आपने सेलेक्ट किया आपको उन्हीं सेंटर्स पे एग्जाम के लिए भेजा जाएगा। हो सकता है हमारे पास सेंटर्स अवेलेबल ना हो तो हम कोई और भी सेंटर आपको एलोकेट कर दे, बट वी विल मेक श्योर कि वो आपके आसपास का ही हो, आपके पेरिफेरी का ही हो। इसके अलावा एग्जाम के बारे में CUT ने कहा है कि वो पेन पेपर मोड में भी हो सकता है और CBT में भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। और ये आप सेलेक्ट नहीं करो, क्योंकि फॉर्म में तो हमसे कभी पूछा नहीं गया कि कौन सा एग्जाम आपको देना है, CBT देना है, पेन पेपर मोड देना है। ये भी CUT NTA अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से करेगा। जिस सेंटर में उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे हो सकता है CBT करवा ले, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं वहाँ पे पेन पेपर मोड कराएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी दोनों हिसाब से करना। OMR शीट भी आपको भरनी आनी चाहिए, और लैपटॉप या जो कंप्यूटर डेस्क है उस पर आपको आंसर सेलेक्ट करना भी आना चाहिए। सो योर प्रिपरेशन शुड बी इन बाइनरी वे। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है। चूँकि मैंने यहाँ पे जनरल डाला था कैटेगरी में, तो मेरे पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट या किसी अन्य टाइप की चीज़ों को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं, जस्ट फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना। तो फोटो यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा जो मेरे पास है, ठीक है। और फोटो का साइज़ जो है वो 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए। JPG में होना चाहिए। बहुत सारे फोटोज़ PNG में होते हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट आप जाओ गूगल पे PNG टू JPG कन्वर्टर, वहाँ पे अपलोड करो, वो JPG में आ जाएगा। और उसके बाद अगर साइज़ एक्सीड हो रहा है तो साइज़ लिमिटर भी आता है। आप लिख दोगे कि लिमिट दिस फोटो टू 50 KB 30 KB, जो कि सिग्नेचर में काम आएगा। सिग्नेचर में कहा गया 4 से 30 KB के बीच होना चाहिए। फोटो स्कैन होना चाहिए,
अगर पीछे वाइट कलर बैकग्राउंड है तो और बेहतर है, ठीक है। उसमें आपके कान बहुत अच्छे से दिखने चाहिए, चेहरा ठीक ठाक से दिखना चाहिए, क्योंकि वही आपके एडमिट कार्ड पे भी आएगा, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। और सिग्नेचर भी अगेन आप एक ब्लैंक पेपर पे करो और उसको जो है आप स्कैन कर लेना बाकायदा किसी डॉग स्कैनर या किसी भी ऐप से, और वो भी 4 से 30 KB के बीच होना चाहिए। अगर बढ़ता है तो फिर आप इसको लिमिट कर सकते हो, जस्ट गो ऑन द गूगल क्रोम एंड सर्च लिमिटर, सिग्नेचर लिमिटर या फोटो लिमिटर। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ अपलोड कर दी है। इसके अलावा अगर BPL कैटेगरी का मैं होता तो OBC सर्टिफिकेट डालना पड़ता, NCL का भी डालना पड़ता, अगर OBC NCL के लिए अप्लाई करता तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको डालने पड़ेंगे। अब आपके सामने जो भी आपने अभी तक डाला है, ठीक है, आपको एक बार NTA कह रहा है आप रिवाइज़ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले सारी चीज़ें एक बार रिवाइज़ करोगे, गो थ्रू कर लोगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब बैक का ऑप्शन आ रहा है, बीच हमें पीछे तो नहीं जाना। तो करना क्या है, करना बेसिकली ये है कि अब हमें फाइनल सबमिट से पहले एक बार अपना मोबाइल वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि हमने जो मोबाइल नंबर डाला है क्या वो सही है कि नहीं। तो जो मोबाइल नंबर हमने डाला है अभी उस पर एक OTP आएगा, इस कैप्चा को डालेंगे तो OTP आएगा। तो अब इस OTP को भी यहाँ पे डालना है और कैप्चा के जरिए फिर से वेरीफाई करना है, और उसके बाद हम लोग प्रोसीड कर पाएंगे, फाइनल सबमिट होगा एंड पेमेंट होगा। डन 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 डन। तो यहाँ पे आप OTP डालेंगे और OTP को वेरीफाई करवा देंगे। यहाँ पे कैप्चा गलत बता रहा है, वापस से डालना पड़ेगा लगता है। अब हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी इनकम्प्लीट बता रहा है क्योंकि हमने फाइनल सबमिट नहीं किया। तो हम लोग जाएंगे फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे और एक बार सारी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। हमने सारी चीज़ें देख ली एंड देन क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नंबर तभी वेरीफाइड नहीं था इसलिए फाइनल सबमिट हो नहीं रहा था। अब मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाइड है। अब देखो यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देख ली। अब फिर से NTA कह रहा है आप एक बार देख लो, नाम आपने वेरीफाई कर लिया, टिक मार लो, मदर नेम वेरीफाई कर लिया, मोबाइल वेरीफाई कर लिया, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल ID, सब्जेक्ट वेरीफाई कर लिया, फादर नेम वेरीफाई कर लिया, एड्रेस वेरीफाई कर लिया, सेंटर सिटी वेरीफाई कर लिया। उसके बाद एग्री करके फाइनल सबमिट आपको मानना है। नाउ योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। अब आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस करेक्शन विंडो ओपन होता है तब तक। अब आपको पेमेंट करना है। तो चूंकि मैंने 6 के 6 सब्जेक्ट डाले थे तो 1000 रुपये तो हो गया वैसे ही, ठीक है, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन का। उसके बाद जो मैंने 3 सब्जेक्ट और डाले, सॉरी 3 सब्जेक्ट का जो है 1000 रुपया होता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जितने भी सब्जेक्ट आप डालोगे उसके 400 रुपये पड़ेंगे। तो 1000 + 1200 2200 रुपये मुझे यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। पे नाउ के ऑप्शन पे आएंगे। इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करो। ज़रूरी नहीं कि आप ICICI डालोगे तो ICICI ही आपको करना है। ये बेसिकली NTA का पेमेंट गेटवे है, उनके ICICI अकाउंट में जाएगा, उनके कैनेडा में जाएगा। तो कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करो। यहाँ पे ICICI आपने सेलेक्ट किया तो भी आपके सामने आप देखोगे धीरे धीरे खुलेगा। नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, कार्ड्स का ऑप्शन है, UPI का ऑप्शन है। अगर अपन ये सेलेक्ट नहीं करते, अगर अपन कैनेडा या SBI E-Pay सेलेक्ट करेंगे तो भी हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे देखो नेट बैंकिंग है, कार्ड पेमेंट्स हैं, UPI है। तो बहुत सारे बच्चे आई नो UPI यूज़ करते हैं आजकल, तो UPI पे अपन जाएंगे और यहाँ पे UPI ID देनी पड़ेगी, ठीक है। हमने UPI ID डाल दिया और फिर उसको कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसको कंफर्म करना पड़ेगा और फिर जो है मेरे UPI ID पे एक रिक्वेस्ट आएगा 2200 रुपये का। मुझे क्या करना है, UPI पिन डाल के वो पेमेंट करना, और ये पेमेंट होते ही थोड़ा सा वो रिफ्रेशमेंट होगा और उसके बाद वापस यहाँ बैक टू पेज आओगे। आपका फॉर्म डन हो चुका रहेगा, आपने पेमेंट कर दिया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, और फिर जो है आपके पास एक डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा। वो फॉर्म जब आप डाउनलोड करोगे, आपने जो भी चीज़ें भरी है उसका एक PDF फॉर्मेट आ जाएगा जिसको आप प्रिंट आउट करवा सकते हो फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप पेमेंट करोगे, आपके सामने कोई 5 मिनट का समय होता है, चाहे आप SBI E-Pay के जरिए करो, कैनेडा के जरिए करो, ICICI के जरिए करो, सब में आपके सामने UPI का, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग का ऑप्शन होगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सो इन दैट वे यू कैन फिल अप द फॉर्म। अगर आपको इस फॉर्म फिलिंग में किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत है, मेक श्योर आप हमारे वीडियो को तो पूरा देखें ही। इसके अलावा आप हमसे हमारे WhatsApp पे रीच आउट कर सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे चैट सेक्शन में हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए अगर आपको फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो। एंड कमेंट बॉक्स तो वैसे भी खुला हुआ है। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इससे आपकी किसी भी प्रॉब्लम का निपटारा हुआ है, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द लाइक बटन, क्योंकि अभी इस चैनल पे CUET से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे यूजफुल कंटेंट आपके सामने आने वाले हैं जिसको कि आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए। सो मेक श्योर यू हिट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ग्रेट डे।